चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं समाजकारी के कुछ प्रश्न। हालांकि मैंने आप लोगों से पहले भी बता रखा है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं में बड़ी मदद करने वाले हैं, है ना? तो इसलिए कॉपी पेन साथ में रखिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा साथ ही साथ आप लोग। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक नोटिफिकेशन बता देता हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में मेडिकल सोशल वर्क की कुल टोटल 7 सीटों पर जो वैकेंसी है वो आई है, जिसका अप्लाई करने की जो डेट बताई गई है वो 15 जून से बताया गया है और अंतिम तिथि 5 जुलाई है। ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्म जो उत्तराखंड के निवासी हैं वह उन्हीं के लिए है ये, ठीक है? अदर स्टेट के लिए ये नहीं है। जो उत्तराखंड के स्टूडेंट है वही फॉर्म को ये फिल कर सकते हैं। मैंने पहले भी बता रखा है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 3 सीट है, जनरल के लिए 3 सीट है, टोटल 7 सीट हैं। अभी मैं आप लोगों से केवल ये ज़िक्र करने वाला हूँ कि कौन-कौन से प्रश्न हैं जो सोशल वर्क में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों पर मैं आप लोगों से बातचीत करूँगा और कुछ तथ्य बताऊँगा, आप लोगों से नोट करिएगा साथ ही साथ, ठीक है? बाकी ये प्रश्न आगामी जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है 13 से लेकर 22 जून के बीच में, उनके लिए इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ 27 अगस्त का जो पेपर होने वाला है एमपी सेट का, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न हमारे सामने इस तरीके से पूछे जाएंगे कि पंचायती राज संस्था भारत में निम्न में से कोई एक लेकर आई है, और 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत रहेंगे। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि अस्पृश्यता उन्मूलन की बात कर रहा है, ठीक है? दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है पिछड़े वर्गों के लिए जमीन की मिल्कियत के अधिकारों का प्रसार। तीसरा ऑप्शन आपसे कहता है कि पिछड़े वर्गों का गांव के प्रशासन में आधिकारिक प्रतिनिधित्व, और चौथा जनसाधारण के लिए शिक्षा का प्रसार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही जाना चाहिए? सर ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन ऑप्शन बी। सी की तरफ आप सबका जो है झुकाव है, ऑप्शन नंबर सी की तरफ। चलिए, मैं आप लोगों को यहाँ जो है कुछ तथ्य बताना चाहूँगा और ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, है ना? चलिए, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। अगर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन जो सी है आपका, ये ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अब कुछ चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे मैं बताता हूँ क्या-क्या ध्यान रखना है जो आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हालाँकि आप लोगों ने नाम सुना है स्थानीय स्वशासन के बारे में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। आपको पता, मैंने देखो आपके टेलीग्राम पर इंग्लिश में इसका क्वेश्चन भेज दिया है। जिन बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत हो रही होगा हिंदी में, वो इंग्लिश का भी जो है क्वेश्चन को देखते रहें। तो ध्यान रखिए कि भारत में पंचायती राज का शुभ आरंभ जो हुआ है वो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ है। तो पहली बात ये तथ्य है, आपको ये पता होना चाहिए, पेपर में आया हुआ है। और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में आप कह लीजिए, या उनके द्वारा जो है राजस्थान के नागौर जिले में ये प्रारंभ किया गया था। ये एक इम्पोर्टेंट तथ्य है। इसमें बलवंत राय मेहता एक समिति आई, और वो समिति थी 1957 और 58 की, 57। बलवंत राय मेहता की, ठीक है? अब बलवंत राय मेहता की जो समिति थी, उस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सन 1958 में सौंपा था। तो सरकार की रिपोर्ट कब सौंपी थी बलवंत राय मेहता? 1958 में। ये पेपर में सवाल बनाए जाते हैं, है ना, यार ध्यान रखिएगा। आपको बता दूं, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के लिए जो पंचायती राज है उसके अंतर्गत समिति में 3 टाइप की सिफारिशें हुई थी। तो उसको बोला गया त्रिस्तरीय या त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली। तो उसमें एक था ग्राम, दूसरा क्या था आपका जिला, तीसरा क्या था आपका पंचायत। तो ध्यान रखिएगा ये 3 टाइप त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली थी, ठीक है? और तीनों का एक दूसरे से अप्रत्यक्ष चुनाव का माध्यम से जोड़ा गया था, अप्रत्यक्ष चुनाव का माध्यम से ये जोड़ा गया था। ये बात ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ये बात आप जानते भी हैं।
पंचायत समिति की कार्यकारी निकाय और सलाहकारी तथा जिला पंचायत के पर्यवेक्षीय समन्वय और सलाहकारी बनाया गया। तो उसमें जिला कलेक्टर को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया गया है। जिला, ध्यान रखेंगे आप सब लोग, जिला कलेक्टर को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 24 अप्रैल 1993 को संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया और वो था 1992 का, जहां पे पंचायती राज संस्था को एक संवैधानिक दर्जा मिला था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो स्थानीय स्वशासन 2 स्तर पर है, एक शहरी स्तर पर है, तो एक आपकी नगर, या आप ये कह लीजिए शहरी या नगरी, सॉरी शहर और नगर तो एक ही है, और एक आप कह लीजिए ग्रामीण, एक आप बोल लीजिए ग्रामीण। तो जो शहर के अंतर्गत आता है वो आपको पता होना चाहिए, एक आपका आता है नगर निगम, और एक आपका आता है नगर पालिका, और एक आपका आता है नगर पंचायत। लेकिन जब ग्रामीण की बात करते हैं तो वहां पे आता है एक ग्राम पंचायत, और आपका आता है पंचायत समिति, और एक आपका आता है जिला परिषद। ये 3 बातें आप ध्यान रखिएगा। सही जवाब अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी का चुनाव किया है इस प्रश्न में, कि जहां पे पंचायती राज संस्था भारत को निम्न में से लेकर आई थी, तो वो पिछड़े वर्गों का गांव के प्रशासन में आधिकारिक प्रतिनिधित्व को लेकर आई थी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी कर जाएगा। ठीक है, आप फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ विलेज गवर्नमेंट। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए, या गवर्नेंस कह लीजिए या एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए, बात दोनों एक ही है। पहले प्रश्न में अगर यदि किसी बच्चे को कोई डाउट बन रहा है तो आप हमें एक बार बता दीजिए, मैं उनका डाउट भी क्लियर कर देता हूं। डाउट नहीं है तो भी तो अच्छी बात है। ठीक है, किस ईयर का पेपर है? ये आपका दिसंबर 2006 का प्रश्न पत्र है। ठीक है, स्पष्ट है? एक बार क्लियर करिए तो फिर मैं अगला क्वेश्चन लूं। जी सर, क्लियर है। हाँ, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने। समाजीकरण का अर्थ मैंने पहले भी बता रखा है, सोशल वर्क में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है समाजीकरण, जिसको सोशलाइजेशन का नाम देते हैं। तो सोशलाइजेशन मीन्स हम क्या कह सकते हैं, क्या अनजान व्यक्तियों से मित्रता, यानी डेवलपिंग फ्रेंडशिप नहीं विद सर। अननोन पर्सन। दूसरा, अगर आप इसे एलिमेंट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात कहता है कि समाज में समानता स्थापित करना। ध्यान रखिएगा, सोशलाइजेशन का मीन्स की बात हो रही है, और कहीं ना कहीं कुछ बच्चे इसको कहेंगे कि इंश्योर इक्वलिटी इन द सोसाइटी, बट ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें सामाजिकरण का अर्थ बताना है, समानता का अर्थ नहीं बताना है। फिर कहता है सामाजिक मानदंडों के आत्मीकरण करने की प्रक्रिया। सर ऑप्शन सी। यही होगा सर, ऑप्शन यही होगा सर। सी। बिल्कुल, जो आप लोगों ने अभी यहाँ पे इंटरेक्शन शब्द को जोड़ा है एक प्रकार से, अगर मैं बात करूँ द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सोशल नॉर्म्स की प्रक्रिया या प्रोसेस की प्रक्रिया, और यही ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, समाजीकरण। समाजीकरण ध्यान रखेंगे, अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे समाजीकरण क्या है, तो आप बताइएगा कि जिसके द्वारा व्यक्ति ना अन्य व्यक्तियों से अंतःक्रिया करता है और सामाजिक आदत, विश्वास, रीति रिवाज, परंपरा और अभिवृत्तियों को सीखता है। इसी क्रिया के द्वारा व्यक्ति जन कल्याण की भावना से प्रेरित होता है। इसी क्रिया के द्वारा अपने आप को अपने परिवार, पड़ोस या अन्य सामाजिक वर्ग के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है, जिससे वह समाज का एक श्रेष्ठ, उपयोगी और उत्तरदायी सदस्य बन जाए, और सभी सामाजिक संस्थाएं और वर्ग उसके जो है प्रशंसा करते रहें। तो वो बेसिकली जो शब्द है वो समाजीकरण का पार्ट है। एक बार म्यूट हो जाइए, कोई बच्चा अनम्यूट है, जिसकी वजह से म्यूट रहेंगे तो बैकग्राउंड आवाज आप लोगों की नहीं आएगी। प्लीज आप सभी लोग म्यूट रहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए, बताइए क्वेश्चन आपके सामने, अधिसूचित जनजाति है। पहला, भूतपूर्व अपराधी जनजाति, आश्रिता, घुमक्कड़ समुदाय या शिल्पकार। देखिए, अगर आप म्यूट नहीं होंगे तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा प्लीज, जैसे कि जिनके यहाँ बैकग्राउंड आवाज आ रही है वो म्यूट हो जाए, है ना, बैकग्राउंड आवाज। सी सर, सी सी ऑप्शन सर, का घुमक्कड़ समुदाय। सर अधिसूचित, सर भूतपूर्व आपराधिक जनजातियां। ओके, ए है यहाँ ऑप्शन ए का चुनाव आया है, बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट ए। जवाब ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट माना जाएगा। यहाँ पे
जनजाति जो है वो बेसिकली भूतपूर्व आपराधिक जनजाति है। मैं अभी आपको बताना भी चाहूंगा इसके बारे में कि एक्स क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स जो होता है वो कहीं ना कहीं डिफाइन करता है अधिसूचित जनजाति को, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ ऑप्शन जो आपका पहला गया है ये ऑप्शन करेक्ट है। आपको बता दूं क्रिमिनल जनजाति एक एक्ट है और उसी के तहत ये प्रश्न है 1871 में ये एक्ट आया था, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा ये होता क्या है मैं इनके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। देखिए एक अनुसूचित जनजाति के आदिवासी समुदाय या इन आदिवासियों और आदिवासी समुदायों का भाग होता है उनके समूह के रूप में, जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस प्रकार घोषित किया जाता है तो वह प्रक्रिया अधिसूचित जनजाति का पार्ट बनता है। तो अधिसूचित जनजाति जो होती है वो भूतपूर्व आपराधिक जनजातियां होती हैं, उनको कहा जाता है अधिसूचित जनजाति, है ना। भूतपूर्व आपराधिक जनजाति उनको कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन ए आया है और यही ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सर सी में घुमक्कड़ जनजाति जो घुमक्कड़ समुदाय के लोग रहते हैं वो भी तो जनजाति में आते हैं सर। देखिए वो वो भी अनुसूचित में आते हैं। प्रक्रिया होती नहीं, आपने कहा कि वो भी जनजाति है घुमक्कड़ जनजाति, परंतु ये जनजाति वो नहीं है जो अधिसूचित जनजाति है ना, इनको अधिसूचित जनजाति नहीं कहते हैं। जैसे आपको अगर हम बात करें खासी है, एक नट है, पार्थी है, पाशी है। अच्छा अधिसूचित लिखा है सर उसमें जी अधिसूचित लिखा है, अनुसूचित नहीं लिखा है सर। हाँ अधिसूचित ही, मैं अधिसूचित की बात कर रहा हूँ। अधिसूचित में अनुसूचित जनजाति के आदिवासी की बात कर रहा हूँ। तो अनुसूचित जो जनजाति के आदिवासी समुदाय का पार्ट होता है वो घुमक्कड़ समुदाय के होते हैं। अधिसूचित जनजाति एक्स क्रिमिनल जनजाति के पार्ट में आता है। ऑप्शन आपका पहला वाला ओके सर। अनुसूचित जनजाति होता है तो घुमक्कड़ समुदाय आता है और अधिसूचित में वहाँ रिप्रेजेंट प्लान वाले जी वहाँ पे प्लान वाले रिप्रेजेंट है ना। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिक नहीं सकते, बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में वो क्या करते हैं घूमते रहते हैं, उनको हम लोग घुमक्कड़ का नाम देते हैं, घुमंतू का नाम देते हैं। तो ऐसे भी आप ऐसे लोग कम्युनिटी भी होती है। जैसे रेलवे पे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे आप ना वहाँ पे उसके रेल की पटरी के साइड में क्या होते हैं कुछ लोग होते हैं जो अपना एक वो पॉलीथीन वगैरह का बना लेते हैं छत और उसी के अंदर वो निवास करते हैं। तो अगर वहाँ बारिश हो जाती है या कुछ और दुर्घटना घटित हो जाती है तो वहाँ से वो हट के कहीं और चले जाते हैं। तो उन लोगों को हम लोग यहाँ पे घुमक्कड़ का नाम देते हैं या घुमंतू का नाम देते हैं, है ना। और जो जनजातियां वगैरह होती हैं वहाँ पे अगर हम रिलेट करते हैं तो वो बेसिकली घुमक्कड़ समुदाय का रूप बन जाता है। परंतु अधिसूचित की बात की थी, अधिसूचित जो होता है वो एक्स क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स वाला होता है जो ऑप्शन नंबर ए को रिप्रेजेंट कर रहा था। 1871 वाला जब आप एक्ट पढ़ेंगे तो साफ शब्दों में आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिल भी जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। भारत में सर 1871 जी एक 1 2 3 एक मिनट अनुराधा जी, हाँ कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था, पूछिए भाई। सर 1871 एक्ट ये इसी का था आपराधिक जनजाति का? बिल्कुल मैम, 1871 का क्रिमिनल जनजाति एक्ट है ना, नोट कर लीजिए, इसी का पार्ट है। चलिए अब यहाँ पर जवाब भी अभी आप लोगों ने दिया है मुझे, मैं आपको यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, खासकर मेडिकल। सर स्वतंत्रता, औद्योगिकरण तो सर मस्ट है और शिक्षा, ये दो तो मस्ट है। ओके चलो वन और ठीक है, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप सभी लोग और नोट करने का प्रयास करें आप सब, है ना, तथ्यों को। यहाँ पे तथ्य मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में सामाजिक परिवर्तन के जो प्रमुख कारक रहे हैं वो 3 रहे हैं। नंबर 1 जो रहा है आपका सांस्कृतिक कारक रहा है, नंबर 2 जो रहा है आपका आर्थिक कारक रहा है, नंबर 3 जो रहा है वो आपका जैविक रहा है। बात को बड़ा ध्यान से समझिएगा, ये दूसरे नंबर का है, ये तीसरे नंबर का है। अब इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो जैसे सांस्कृतिक के अंतर्गत आपको कौन कौन सा आता है, एक आपका आता है संस्कृतिकरण आता है, ये बात आपको पहले भी मैंने बता रखा है, तो संस्कृतिकरण को आप मेंशन करिएगा। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमीकरण को आप नोट करिएगा, ठीक है,
करण को नोट करेंगे। और तीसरे पॉइंट पर अगर हम लोग बात करेंगे तो एक आता है आपका लौकिक करण, तो लौकिक करण को आप नोट करेंगे नंबर 3 पर। और एक आपका आता है चौथे नंबर पर, तो जनतंत्रीकरण होता है, जनतंत्रीकरण होता है। और एक 5वें नंबर पे आता है, आप उसे नोट कर लीजिएगा, राजनीतिकरण। कौन सा? राजनीतिकरण। तो ये 5 हो गए। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किसके परिपेक्ष में, हम बात कर रहे हैं किसके परिपेक्ष में, तो आप लोग वो भी थोड़ा-सा ध्यान रखिए। देखिए कोई बच्चा अनम्यूट है, म्यूट हो जाइए। तो उसके अंतर्गत अगर हम बात करें आर्थिक में, तो एक होता है आपका औद्योगिकीकरण आता है। आप नोट करिएगा इसको भी, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। और दूसरा अगर हम बात करते हैं, इसमें एक आता है नगरीकरण, नगरीकरण आता है। और एक आपका आता है प्रौद्योगिकीकरण, एक आपका आता है प्रौद्योगिकीकरण, है ना? याद रखेंगे ये भी आपका 3 पॉइंट। जब हम जैविक की बात करते हैं तो ये परंपरागत और आधुनिकता होती है। तो मैं यहाँ पर आपसे ये कह सकता हूँ कि परंपरा नोट कर लीजिएगा, प्लस में आप नोट कर लीजिएगा आधुनिकता को भी, ठीक है? ये दूसरी अगर हम बात करेंगे इसके अंतर्गत, तो आर्थिक प्रक्रियाओं पर आप मेंशन कर लीजिए, आर्थिक प्रक्रियाओं पर। और तीसरा आप नोट कर लीजिए शिक्षा के प्रभाव पर, शिक्षा के प्रभाव पर, ठीक है? अब आप लोग जरा मैच करिएगा और मुझे बताइएगा कि ऑप्शन सही कौन सा गया है। बी ऑप्शन सर, 2 3 4। देखिए सर इसका क्वेश्चन बता दीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर। क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन के कारक हैं, 3 कारक हैं, इन्हीं से सवाल आए हैं। तो आप बताइए, मैंने कहीं स्वतंत्रता बताया है? नो सर, नहीं सर। तो काटिए, शिक्षा बता दिया, ऑप्शन बी सर। यस सर, बता दिया, तो 2 3 ऑप्शन 4 बी हो बता जाएगा दिया। सर। तो ऐसे प्रश्न तब आएंगे जब आपको फैक्ट पता होगा, इसलिए सारे फैक्ट को समझना चाहिए। ऑप्शन आपका सर ये तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, शिक्षा लिखा, क्या लिखा है किसमें सर? सर? ये आर्थिक प्रक्रिया के नीचे। शिक्षा के प्रभाव सर, शिक्षा के, ठीक है सर। हाँ प्रभाव, शिक्षा के सर प्रभाव ही क्वेश्चन एक आपका, बार और बताइए सर। हाँ करेक्ट होगा जी। जगदीश सर जी क्या कर रहे हैं? लो क्वेश्चन सर एक बार बता दीजिए। क्वेश्चन सर आपको कहता है भारत में सामाजिक परिवर्तन के कारक, है ना? कारक, कारकों पर बात करें, ठीक है? तो 3 कारक है, स्पष्ट? जी सर। ओके, जी। चलिए अगले क्वेश्चन पर जी बढ़ेंगे सर। और एक और प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सर 17 ए 17 17 सर। अप्रशता काम संविधान की संविधान के धारा के अंतर्गत किया गया है, आपने 17। बता रहे हैं 17। ओके 17 सर। ओके, तो मैं अगर आपसे बात करूं यहाँ पर, तो ये कहता है आपके सामने कि द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज, जो है, अबोलिश्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल्स की बात हो रही है, जो रिप्रेजेंट होता है आपका आर्टिकल 17। ऑप्शन सही आपने पहला बताया। आर्टिकल अगर हम 19 की बात करते हैं तो आप ये बात कहेंगे कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, और जब हम बात आर्टिकल करते हैं आर्टिकल आपका 38 के बारे में, 38 के बारे में, तो राज्य लोक कल्याण की बात होती है। जब हम आर्टिकल बात करते हैं 42 के बारे में, तो आप ध्यान रखिएगा, काम की न्याय संगत, मनोचित दशा और प्रसूति राहत के बारे में 3 तथ्य आपको आर्टिकल 42 बताता है। यहाँ सही जवाब ऑप्शन आपका ए करेक्ट जाएगा। बहुत ही इजी सवाल था। अगला क्वेश्चन करेंगे और एक प्रश्न और हमारे 42 सामने, 42 वाला रिपीट कर दीजिए एक बार। काम की न्याय संगत पर बातचीत करना, मनोचित दशा पर बात करना, प्रसूति राहत को लेकर बातचीत करना, ठीक है? ये आर्टिकल आपको 42 बताता है। स्पष्ट है? जी यस सर। अब बात करेंगे एक और प्रश्नों पर, और क्वेश्चन हमारे सामने
आ गया 6 कि निम्न वक्तव्य पर विचार करें, जो नीचे कथन दिए गए हैं उन पर विचार करें और अपना उत्तर नीचे दिए गए जो कोट है उनका चुनाव करें। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल हमारे सामने है ये। और पहला कहता है ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं? सम्मिलित परिवार कहते हैं, है ना। तो भारत में तेजी से विघटित हो रहा है। क्या ये बात जी सही सर, लग रही है करेक्ट आपको? है सर, खत्म हो रहा सर। करेक्ट है सर। बिल्कुल सही है सर। आपने ये बात सही कहा है, तो मैं भी इसे यस के रूप में रखूंगा। फिर आपसे कहता है कारण कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से, ध्यान से सुनिए, बात कृषि प्रधान है तो आपको सोचना है गांव के बारे में। एक पॉइंट जैसे मिले और जहां यस सर। कीवर्ड्स मिले उसी हिसाब से सोचना है। ए फिर सर, कहता है कि औद्योगिक सही अर्थव्यवस्था। व्याख्या है सर। अरे सही है सर। पढ़ लिया दिया करो, सही व्याख्या है सर। उसके बाद मानता हूँ, पढ़ा कर थोड़ा सा पढ़ा दिया करो कि मैं पढ़ लूँ फिर उसके बाद आपको जवाब दूं, है ना। तो कृषि प्रधान जो अर्थव्यवस्था है उससे औद्योगिक अर्थव्यवस्था का परिवर्तन इस विघटन के लिए उत्तरदायी है। क्या ये भूमिका निभाता है कि जॉइंट फैमिली के भारत में तेजी जो बढ़ रही है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था का परिवर्तन ले रहा है? यस सर। ईश्वर कम यस सही है सर। सही है। बिल्कुल, ये बात हर एक की आपको व्याख्या सही करता है है सर। हो जाएगा। और अब बात करता हूँ व्याख्या का, क्या ये व्याख्या है? यस सर है। जी सर। इसकी व्याख्या है है, सर। तो इसलिए हाँ सर, है सर। व्याख्या है इस पहला करेक्ट, ए ऑप्शन सही होगा सर। ये ऑप्शन करेक्ट। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, तो कहता है कि निम्न वक्तव्य पर फिर विचार करना है, पॉजिटिव तरीके से सोचें, मनन करें, है ना। फिर कहता है कि आपसे वक्तव्य यानी कथन कि विकासीय कार्यक्रमों के लिए जनता की सहभागिता आवश्यक है। कोई भी विकास की सत्य सर। करेक्ट है सर। हाँ सर, करेक्ट है सर। जी सर, बिल्कुल दोनों सही है। पीपल्स पार्टिसिपेशन की जब बात होती है तो इज इनिशियल, है ना, दोनों भी और द दूसरा सक्सेसफुल ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्राम, है ना। और ये बात आपकी कथन जो है सही हो जाएगी। फिर आपसे कहता है कि शिक्षा और जागरूकता सहभागिता की ओर ले जाता है। ये भी सही है सत्य है सर। सत्य है सर। जो एजुकेशन एंड ये दोनों अवेयरनेस व्याख्या से है वो टू पार्टिसिपेट। बिल्कुल, यहाँ पर आपका ये बात भी करेक्ट हो जाएगी। तो फिर बताइए यहाँ पे अनुराधा, हर एक की व्याख्या करता है सर। बताओ। सही है सर, दोनों हर व्याख्या एक सही की है। व्याख्या करता है। ओके, सही जवाब। ऑप्शन आपने जो ए का जवाब दिया है, ए ए ऑप्शन आर होगा दोनों सर। सही है तथा आर इसकी सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट जवाब है। देख रहा है, प्रश्न बहुत सरल हैं, केवल प्रश्नों पर आपको विचार करने आना चाहिए, आपको तथ्य पता होना चाहिए, उन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जब पता होगा तो कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कतें आप झेल सकते हो। ऑथर फिंक के बारे में बात करें, आप नाम सुने होंगे परंतु मैं आपको यहाँ पर बताना भी चाहूंगा। और यहाँ पे द फील्ड ऑफ सोशल वर्क की जो किताब थी वो ऑथर फिंक की है। ऑथर फिंक ने सन 1974 में बातचीत किया था। और आपको एक बार बता दूं, ऑथर फिंक की किताब थी जो कजेज ऑफ क्राइम की बात करता था, अपराध के कारण पर बात करता था। और अपराध का कारण ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, सन 1938 में दिया था आर्थर फिंक ने। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। 1974 तो ऑलरेडी मिला हुआ है और एक मैंने आपको और बता दिया एक्स्ट्रा, 1938 का अपराध के कारण, तो याद रखेंगे। बात करते हैं गेसल कोनफ्का के बारे में। तो गेसल कोनफ्का महोदय जो हैं ये बेसिकली सोशल ग्रुप वर्क में आ हेल्पिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। और ये किताब जब आई वो किताब थी 1971 में। अब के संबंध में दो तीन बातें हमें पता होना चाहिए क्योंकि फेमस विद्वान है गेसल कोनफ्का। तो इसने एक चिकित्सा समूह बच्चों के साथ में साहस और स्नेह जैसी प्रक्रिया पर बात किया था। ठीक है, तो देखिए जब ग्रुप में चिकित्सा समाज कार्य बच्चों को आप प्रोवाइड कराएंगे तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट लेकर आया था गेसल कोनफ्का। और वो कॉन्सेप्ट था 1949 का। और जब बात आई साहस को लेकर और स्नेह को लेकर तो वह बात आई 1958 में गेसल कोनफ्का की। तो तीन बातें मैंने गेसल कोनफ्का को यहाँ पर बता दिया है। एक 1971 का बता दिया आ हेल्पिंग प्रोसेस, 1949 का बता दिया मेडिकल ग्रुप
में जो है बच्चों के साथ काम करना, और एक 1958 का बता दिया, साहस और स्नेह की बात। ठीक है, बात करते हैं मुर्रे जी रोज के बारे में। मुर्रे जी रोज बड़े ही फेमस विद्वान रहे, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात किया है। 1960 सर ये 1958 वाला एक बार फिर से बताइए। कौन सा सर? 19 कौन सा फिर से बताऊं? सर तीसरा वाला 1958। 1959 58 यस सर। साहस और स्नेह की बात किया था, साहस और स्नेह। एच पार्लियामेंट इनकी जो एक किताब रही, सोशल केसवर का प्रॉब्लम सॉल्विंग की किताब रही 1957 में। 7। ठीक है, देखिए एक परसोना सोशल रोल एंड पर्सनालिटी किताब है। परसोला, परसोना मतलब व्यक्तित्व है ना, मुखौटा जिसका अर्थ होता है। तो सोशल रोल एंड पर्सनालिटी की बात किया, एच पार्लियामेंट ने ही बात किया था, और वो बात हुई थी 1968 में। रिलेशनशिप द हार्ट ऑफ हेल्पिंग पीपल, और ये बात भी एच पार्लियामेंट का था 1979 में, है ना। और अब इंटीग्रेटेड सोशल और प्रैक्टिस, तो मोहम्मद दिलसाद 1992। ठीक है, याद रखिएगा। चलो अब मुझे ऑप्शन बताइए, बड़ा अच्छा सवाल था। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन, निम्न में से कौन सामाजिक व्यक्ति कार्य का सिद्धांत नहीं है? सर डी। सर स्वनिर्धारण सर, ऑप्शन सी। स्वनिर्धारण का सिद्धांत। देखिए, गोपनीयता का सिद्धांत है, डी वाला होगा सर, डी। स्वीकार्यता का सिद्धांत है, और स्वनिर्धारण का सिद्धांत। जी सर, आत्मसाती नहीं है। आत्मसातीकरण का सिद्धांत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जानते हैं किसका है? जीन पियाजे। जीन पियाजे की अवधारणा है ये। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ ऑप्शन आपका जाएगा सी वाला। सी। ध्यान रखिएगा आप लोग, व्यक्तिकरण का एक सिद्धांत होता है ना, और एक नियंत्रित संवेगात्मक सिद्धांत होता है, और एक अनिर्णायक मनोवृत्ति होता है, और एक आत्मनिर्देशन होता है, और एक संचार होता है, और एक आत्म निर्णय होता है। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा संदर्भित समूह है? बताइए, 4 ऑप्शन। सर ऑप्शन बी। बी ऑप्शन सर। बी भी कह रहे सर हो? समूह जिसका बी अपने सर। जीवन के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन। सर डी ऑप्शन। ओके, देखिए एक संदर्भ समूह एक ऐसा समूह है जिसमें एक व्यक्ति किसी अन्य समूह की तुलना में प्रक्रिया को संचालित करता है। तो ऐसा समूह जिसका अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग करता है, उसे संदर्भित समूह कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। कार्यक्रम नियोजन के प्रमुख तत्व कौन से हैं इनमें से? सभी सर, सभी डी। सर। डी ऑप्शन सर, सभी। डी। कार्यक्रम विषय वस्तु, समूह सदस्यों की रुचि, समूह सदस्यों की सहभागिता, सुसंगत भी आपका इसमें शामिल रहेगा। चैलेंजर्स भी आपका शामिल रहेगा इसमें। सर यहाँ क्या तात्पर्य कार्यक्रम नियोजन से? जी फिर से बताएं।
सर कार्यक्रम नियोजन से क्या तात्पर्य है यहाँ? तात्पर्य नहीं है मैम, ये एलिमेंट है, तत्व है। तात्पर्य का मतलब होता है कार्यक्रम की आप उसके बारे में बता रहे हैं, है ना, उसकी अवधारणाएं बता रहे हैं। जब कार्यक्रम नियोजन का तात्पर्य का प्रश्न बना तो यहाँ पर प्रक्रिया बनती है नियोजन लक्ष्य का, जहाँ उनकी पूर्ति के लिए साधन की व्यवस्था और क्रियाओं को व्यवस्थित रूप जो सामान्य सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न होते हैं, जिसमें सामाजिक विकास के दौरान लक्ष्य और मूल्यों का निर्धारण करना, परिस्थितियों का विश्लेषण करना, तब वहां पे वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, उद्देश्य हो गया, मिशन हो गया, सहभागिता हो गई, रुचि हो गई, विषय वस्तु हो गया, ये सब क्या है, ये कार्यक्रम के नियोजन के एलिमेंट है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? जी सर। बात करते हैं अगले सवाल पर हमारे सामने। और अगला सवाल हमारे सामने है कि निम्न में से कौन सा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? सर ए 15 मार्च। 15 मार्च। 15 मार्च। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये बात आपका सही है। तो 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वृद्ध दिवस। वृद्ध दिवस सर। वृद्ध दिवस सर, वृद्ध दिवस, वरिष्ठ नागरिक दिवस। ओके। और 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया जाता है। जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है सर, 1 अक्टूबर। जीएसटी दिवस 1 अक्टूबर। ठीक है, याद रखिएगा। 14 जून को पृथ्वी दिवस। विश्व रक्त दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से बताइए मौलिक अधिकार नहीं है। फर्स्ट सर, फर्स्ट वाला स्वयं सर, विनाश का स्वयं अधिकार। विनाश का अधिकार। जी सर, ये फर्स्ट वाला नहीं, बाकी सभी है। देखिए, समता का अधिकार है, और समता का अधिकार कब से कब तक है? 14 से 18। 14 18 स्वतंत्रता का अधिकार है 19 धार्मिक स्वतंत्रता। 1922। और शोषण के विरुद्ध का अधिकार है 23 से 24। ओके। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32। 32 से 35। 35। संस्कृति और 32 में शिक्षा का अधिकार शिक्षा 29 हाँ, से 30। 30 तक, 30 तक है। इनमें से कौन समाजकारी शोध के तथ्य संग्रहण का उपकरण नहीं है? साक्षात्कार निर्देशिका निर्देशिका सर। संग्रहण का उपकरण नहीं है। बी। ऑप्शन बी। बी है सर, बी ही। बी करेक्ट। निर्देशिका साक्षात्कार है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए बताइए, पायलट अध्ययन, अग्रगामी अध्ययन को पायलट अध्ययन कहा जाता है ना? इसका मतलब क्या होगा? बताएं। सी। सर ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए सर। बिल्कुल मूल। ए सर। हाँ, मूल ऑप्शन ए। संविधान से पहले छोटे पैमाने पर किया जाने वाला एक प्रारंभिक अध्ययन ही डी वाला होता है। तो यह शोध के क्षेत्र में किया जाता है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों शोध की क्रिया में होता है। ऑप्शन सही जवाब ए ही। ऑपरेशन फ्लड या अगर हम बात करें सी। तो इस अवधारणा किसने दूध बताई थी? दूध के उत्पादन, दूध से संबंधित है सर, दूध उत्पादन के लिए। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब आया? सर फ्लड है कि जिलड है? जलड है कि फिर जल आना चाहिए ना। जलड है कि फ्लड है सर? ऑपरेशन बाढ़ नियंत्रण के लिए। ऑपरेशन फ्लड होता है। बाढ़ नियंत्रण के लिए सर फ्लड होगा। दूध उत्पादन से संबंधित है सर फ्लड। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने जी बाढ़ नियंत्रण के लिए सर। बाढ़ नियंत्रण के लिए बाढ़ फ्लड नहीं, दूध से उत्पादन के लिए। दूध के उत्पादन ये होगा सर, दूध से उत्पादन वर्गीस के कुरियन लिए। वाला वर्गीस कुरियन डॉक्टर वर्गीस कुरियन 1967 के में 70 में 68 डेयरी में। उद्योग था ये। डेयरी उद्योग ने किसानों के लिए विकास के सहायता की और इसे ही दुग्ध क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए, यस सर। क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सर इसे सफेद क्रांति भी बोलते हैं क्या? नहीं, बोलते हैं श्वेत क्रांति बोलते हैं। सफेद क्रांति श्वेत क्रांति बोलते हैं। दूध उत्पादन से संबंधित है सर। सफेद क्रांति सफेद। हाँ, श्वेत की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ सर, दूध उत्पादन को ही बोलते हैं। देखो, श्वेत क्रांति वर्गीस, क्या नाम था उसका? वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। हाँ, तो हाँ, इसमें दूध की कमी झेल रहे थे दूसरे देश की चचला भारत में श्वेत क्रांति। कुरियन की 101 जयंती पर जो है इसको जो है अवसर पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया भी गया था। 26 और विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है सर। जी, विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है सर। ओके श्वेत क्रांति के जनक। ओके ओके, चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी सर। कि और भी तथ्य यस सर। इसके बताएं। चौथी हो गया पंचवर्षीय सर, योजना क्लियर। में आया। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना में ये आया। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। हाँ, और मिल्क मैन ऑफ इंडिया। वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। अच्छा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पर है? करनाल हरियाणा। करनाल हरियाणा सर। करनाल हरियाणा। करनाल हरियाणा में ना राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। दिल्ली। हैदराबाद। गुजरात। दिल्ली में सर। गुजरात में। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विश्व में हरित क्रांति के जनक? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक। भारत में समाजकारी का प्रथम शिक्षण संस्थान किसने खोला था? दोराबजी टाटा 1936 मुंबई। अच्छा, डी बिरला का नाम सुना है? घनश्याम दास बिरला। जी सर। किसमें आते हैं? समुदाय के सदस्य के रूप में राजपूताना के नाम से जाने जाते हैं ये डी बिरला। एसपी गोदरेज का नाम सुना? एसपी गोदरेज एड्स नियंत्रण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये। और एम के टाटा
समूहकारी में उच्च शिक्षा में इन्होंने बल दिया है MK टाटा ने। सही जवाब ऑप्शन सी जाएगा आपका। 18 सवाल लिखिए। क्षेत्रीय कार्य जी, क्षेत्रीय कार्य में समाजकारी में क्या प्राप्त करने में सहायता मिलती है? उपयुक्त सभी सर। सभी सर डी ऑप्शन। ज्ञान भी मिलता है, अभिवृत्ति मिलती, कौशल मिलता है, विचार भी, व्यवहार, भावना, ठीक है, सब। एटीट्यूड, अभिवृत्ति को एटीट्यूड का मनोवृत्ति कहा जाता है। ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र का भाग नहीं? बताइए। ऑप्शन डी सर। बिल्कुल डी वाला ऑप्शन डी सर। सर। डी सर। फोर्ड फाउंडेशन, सही जवाब यस सर। फोर्ड फाउंडेशन हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र का भाग है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे FAO, खाद्य एवं एग्रीकल्चर यानी कृषि संगठन है ये, जो 1945 में आया था। और ILO तो मालूम ही होगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, जेनेवा में यस सर। 1956, WHO 1948, जेनेवा। फोर्ड फाउंडेशन 1948। सही जवाब कौन सा ऑप्शन? फोर्ड फाउंडेशन। डी सर। फोर्ड फाउंडेशन। डी वाला सर। फोर्ड फाउंडेशन को एक बार बताइए तो। फोर्ड फाउंडेशन मतलब ये एक NGO टाइप का है ये, है ना, फोर्ड फाउंडेशन। और इसमें भी लोगों जो असहाय समुदाय समूह व्यक्ति के लोग जो हैं उनको जोड़ा जाता है इसमें। फोर्ड फाउंडेशन 1948 इसके तहत इनको जोड़ा जाता है। इसके अंतर्गत इसमें भी उच्च शिक्षा की बात किया गया, विचार विमर्श की बात की गई, ठीक है, फोर्ड फाउंडेशन में, है ना। फोर्ड फाउंडेशन फेलोशिप है एक, याद रखेंगे आप लोग। इसके लिए काम करते सर ये वृद्ध और लाचार लोगों के लिए। हाँ, असहाय लोग हो गए या जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए। ठीक है, जी सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों ने भारत में बच्चों के गोद लेने का विनियमन किसके द्वारा होता है? देखिए, आपने एक स्पेशल एडॉप्टेशन एक्ट और एक है ना, केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन 1956 का बी और सी सर। स्पेशल एडॉप्टेशन एक्ट की बात करते हैं तो स्पेशलाइजेशन एडॉप्टेशन एजेंसी है ये, ठीक है। ऑप्शन सी। हाँ, यहाँ पे A और B करेक्ट है केवल, ठीक है। गार्जियनशिप एंड जो है वाइस एक्ट नहीं है ये। और यूनिफॉर्म एडॉप्टेशन एक्ट की बात करता हूँ 1949 में आया था। तो सही जवाब केवल A और B होगा, जो बच्चों के गोद लेने से संबंधित है, बस, बाकी और नहीं। ठीक है, बताइए। यस सर। ठीक है सर। सर ये दूसरा वाला कब आया है? हिंदू एडॉप्शन एक्ट। दूसरा, हिंदू एडॉप्शन एक्ट। ये उसी का पार्ट है, स्पेशल एडॉप्टेशन एक्ट का ही उसी का पार्ट है, उसी के तहत आया है। सर ये यूनिफॉर्म अडॉप्टेशन ये क्या है? यूनिफॉर्म एडॉप्टेशन एक्ट, हाँ, ये एक एक्ट है। ये एक्ट आया था 1994 में, है ना। और इस एक्ट में ना समान नागरिक संहिता के उद्देश्य से कानून को एक समान सेट प्रदान करता था कि जो सभी नागरिक हैं उन नागरिकों को समान रूप पर लागू हो, पंथ निरपेक्ष कानून हो, धर्म के लोगों के लिए समान रूप से लागू किया जाए, ठीक है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने में हर मजहब के लोग जो हैं इस कानून से जुड़े हुए होंगे, यूनिफॉर्म एडॉप्टेशन एक्ट में, ठीक है।
सर एक तो कौन सी क्या एंड कौन सी वॉइस एक्ट क्या कौन सी ईयर में आया? 1994। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने गार्जियनशिप एंड वॉइस एक्ट आ रहा है। तो जी इसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं, ये कुछ है ही नहीं, केवल बनाया गया है। ठीक है, बस यहाँ पे सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए और बी। नागरिक संहिता से बच्चों से संबंधित, गोद लेने से संबंधित, ऊपर के दोनों। ओके सर। ऑप्शन लगा देते हैं, ये वाला आपका करेक्ट है। एचआईवी सलाहकारी भी वीसीटीसी का अभिप्राय क्या होगा? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी ऑप्शन ऑप्शन जी सर ऑप्शन सर ऑप्शन बी। बी ऑप्शन होगा बी। सर। बी वाला सर, बी, ऑप्शन बी, स्वैच्छिक सलाहकारिता परीक्षण। चलिए देखिए, वीसीटीसी से एचआईवी की अगर हम बात करते हैं तो आपने यहाँ जो जवाब मुझे दिया है, वॉलेंट्री काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, ये आपका सही जवाब है। और ये लास्ट ईयर जब उत्तराखंड चिकित्सा समाज कार्य का पेपर हुआ था तो उसमें आया हुआ सवाल था ये, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आपको पता होना चाहिए एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। हाँ, इम्यूनो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। हाँ, पेट्स का है सर। ह्यूमन ये एचआईवी का इम्यूनो एप्लीकेशन। डिफिशियंसी वायरस है ये। और इसके अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करूं, एचआईवी के लक्षण में बुखार, ठंड का लगना, त्वचा के लाल चकत्ते, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सूजन ग्रंथि, जोड़ों में दर्द, गला खराब रहना, पेट की खराबी इत्यादि जो है एचआईवी के लक्षण बताते हैं, है ना। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, और इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बी ऑप्शन। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पक्ष समर्थन नहीं है? बताएं। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओके। और भी कोई? जी सर, ए ऑप्शन। ए ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक ए है, सर। सामाजिक वकालत के पीछे विचार सामाजिक न्याय से संबंधित है। यह विचार जो एक पूरे के रूप में समाज के लिए वैल्यूज पर बात कर रहा है। अब समाज का बचाव, समुदाय में लोगों के अधिकारों को बरकरार रखना, जो नुकसान या भेदभाव के कारण एक ही गरिमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वैसी कंडीशन में सामाजिक पक्ष समर्थन का पार्ट ना हो, तो ऐसे में सरकार की लॉबी करने का जो कार्य है ये पार्ट में नहीं है। बाकी ग्रास रूट संगठनों को प्रवृत्ति भी है, सरकार संचार माध्यमों के साथ काम करना भी है, और कल्याण कार्यक्रमों का आयोजन करना भी है। ऑप्शन केवल पहला करेक्ट जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। सर लॉबी का मतलब क्या होता है? अभी तो बताया, इसमें जब आप बचाव और समुदाय में लोगों के अधिकार को बरकरार रखते हो, जो नुकसान या भेदभाव के कारण एक ही गरिमा बर्दाश्त नहीं कर रही है, तो ऐसी कंडीशन पे सरकार से लॉबी करने का कार्य को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर बाय द वे आपसे अगर पेपर में पूछ भी ले कि भाई बताइए यहाँ पर सरकार से लॉबी करने का कार्य, तब आपको यही शब्द को सोचना होगा। ठीक है, लॉबी, लॉबी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, जो भी सरकार का काम होता है शांतिपूर्वक संबंध बनाना, तो वहां पर क्रिया जो होगी अशांति होगी, इसलिए लॉबी का कार्य करना। ऑप्शन सही जाएगा आपका यहाँ पर पहला वाला। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है?
1987 बी। 1987 अब जो पेपर आपके पास आने वाले हैं ना उसमें पूछा जाएगा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम पूछा जाएगा। 2017 याद रखिएगा। अगला सवाल अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दी जुवेनाइल जो है रेमुनरेशंस एक्ट 1979 में निम्नलिखित में किसका प्रावधान करता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, समान प्रकृति के समान कार्य के समान वेतन हो। जाहिर सी बात है धारा 24-25 के तहत ये भी प्रक्रियाएं हमें यस सर, ये सही है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए वाला ही। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक शोध के लिए चरण बताना है, पीएचडी कैग आपको पता होना चाहिए। आप लोग मुझे जरा बताएं। परिकल्पना फर्स्ट में आएगी सर। समस्या का निरूपण सर करना। समस्या आएगा पहले। समस्या का निरूपण, पहले समस्या निरूपण आएगा सर। फिर उद्देश्य, पहले समस्या आएगा, फिर उद्देश्य, फिर परिकल्पना, फिर आंकड़ा संग्रह। ओके, फिर ई, फिर एफ। नंबर ई है। तो पहले आपका क्या आएगा? समस्या निरूपण। नंबर दूसरे पे क्या आएगा आपका? उद्देश्य। उद्देश्य, उद्देश्य। नंबर 3 पर आपका, परिकल्पना। फिर उसके बाद ए, आंकड़ा संग्रह। फिर ई, आंकड़े का प्रतिक्रिया विश्लेषण करेंगे, प्रतिवेदन। प्रतिवेदन तैयार करेंगे। आखिरी में लास्ट में प्रतिवेदन। F। ठीक है, ऑप्शन जरा देखिए। डी। पहले सी आया है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसमें माध्य को मीन माध्यिका बहुलक का मान बराबर होता है? एक सामान्य वितरण होगा कि एक असामान्य? सामान्य वितरण, सामान्य वितरण, ये ऑप्शन। सामान्य वितरण नहीं होगा, असामान्य वितरण है ना। यहाँ ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। असामान्य वितरण होता है जहां माध्य माध्यिका बहुलक आती है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शोध अविकल्प नहीं है? सर डी। विवरणात्मक सर। नहीं, विवरणात्मक है। सर ऑप्शन ए। डी, प्रयोगात्मक सामाजिक सर्वेक्षण। समस्या के बारे में नहीं है। कार्य कारण संबंधों का पूर्वानुमान लगाना वो अभिकल्पना होती है। और अभिकल्पना एक ऐसा कार्यक्रम या आप ये कह लीजिए तर्क वाक्य है, कल्पना धारणा, या आप कह लीजिए पूर्वानुमान है जो रिप्रेजेंट करता है आपका अभिकल्प। तो एक शोध अभिकल्प में क्या है पार्ट, इसको ध्यान रखिएगा। बट विवरणात्मक, गणवेशात्मक और प्रयोगात्मक चीजें आती हैं। प्लीज म्यूट हो जाइए बाकी। हाँ, जो एजुकेशन जो सोशल सर्वे है वो इसका पार्ट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जिस आबादी के नमूना यानी सैंपल चुना गया, आबादी के अभिलक्षण में परिशुद्ध रूप से प्रतिबिंब करने वाली प्रतिचयन सैंपलिंग योजना को क्या कहते हैं? बी सर। बी सर, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। बी होगा सर। अब देखिए यहाँ जो स्नोबॉल है, स्नोबॉल आंकड़े एकत्र करने के लिए किए जाते हैं, प्रभावकारी बनाकर क्रियाविधि की जाती है स्नोबॉल में। एक्सीडेंटल में क्या होता है? आकस्मिक, है ना, बिना किसी योजना के चयन किए या आसानी से कोई व्यक्ति मिल जाए, आप उसी से जानकारी प्राप्त कर लें तो क्या हो जाता है? आकस्मिक प्रतिदर्श हो जाता है ना। और कन्वेंशन क्या होता है? खोज करना से आप ऐसे विद्यालय या क्षेत्र का चुनाव कर रहे हैं जो वो चीजें आती हैं जो व्यक्ति अपनी मर्जी से करता है ना।
तो उसकी यह चुनाव करता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कन्वेंशन कहलाती है। ऑप्शन डी है। तो यहाँ सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य नीति किस वर्ष अपनाई गई? 1987 ए सर। 1987। ए हाँ। मानसिक स्वास्थ्य प्रभावी एक्ट 1980 का है ना। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम 1982 का है। और विकलांगता समायोजन जीवन वर्ष 90 जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष पारित हुआ है? 2000 में पहली बार, फिर 2000 में, फिर 2006, फिर 2015, 2021। अभी हाल ही में चर्चा किया ये सब। एक लास्ट सवाल, पोलियो पल्स कार्यक्रम के समर्थन देने वाली राष्ट्रीय एजेंसी का गठन का नाम बताइए। रोटरी इंटरनेशनल। हाँ, रोटरी। ठीक है। तो ये ग्लोबल एक प्रकार से पोलियो उन्मूलन पक्ष की स्थापना करता है, ठीक है, रोटरी। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 2014 में भारत पोलियो समाप्त हो गया था। 2010 में यूपी में एक केस आया था पोलियो का। 2011 में पूरे भारत में एक केस आया, सामने पेश हुआ। पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत का पहला जिला पोलियो मुक्त पथनामथिट्टा, याद रखें। लिख दूं? जी सर। पथनामथिट्टा कौन से स्टेट का है सर ये भारत का एक एमपी का है, आई थिंक। कहाँ का है सर? सर एमपी में तो ऐसा कोई जिला ही नहीं है। नहीं है? नहीं, एमपी में नहीं है सर। नाम बेटा ये जिला नहीं है सर, एमपी ऐसा कोई जिला नहीं। केरला है, केरला। वहाँ एमपी के सर। सर ये लास्ट नाम है क्या सर? केरला, केरला उनको है। पोलियो। केरला है। भारत का पहला जिला मुक्त पथनामथिट्टा केरला है। केरला राज्य में पथनामथिट्टा पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। और 20 क्वेश्चंस हैं, फिर उसके बाद 2019 का भी पेपर है, वो भी कवर करवा देंगे, है ना। तथ्य आप लोग बनाते जाइए। देखिए सोशल पॉलिसीज हैं, फिर सोशल पॉलिसी से ही सवाल आ रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अलाइड स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है ना। तो ये सवाल मैं शाम को जिक्र करूंगा 6:30 वाले में, ठीक है। कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ लीजिए। कर्मचारी बीमा वो तो है ना ये?